बच्चों आइए हम देखते हैं इसमें जसपुर ज़िला के विद्यार्थियों के लिए जो मंथली एग्ज़ाम होगा उसमें कक्षा 10वीं से 4 पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं जिससे आप और अच्छे से सीख सकें। तो ये इकाई 1 का है, भूगोल खंड से प्रश्न है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए। फर्स्ट प्रश्न है, संसाधन होते नहीं हैं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए। तो इसका क्या अर्थ है, इसको हम इसमें समझेंगे। यह कथन इस बात को दर्शाता है कि कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं होती, कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं होती जब तक कि उसमें मनुष्य कोई उपयोगिता ना जोड़ दे। अब इसको हम उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा वस्तु है लेकिन तब तक संसाधन नहीं है जब तक उसे मनुष्य औजार या मशीन बनाने में उपयोग ना करे। कच्चा लोहा तब तक संसाधन नहीं है जब तक उसे मनुष्य औजार या मशीन बनाने में उपयोग न करे। मतलब अगर मनुष्य उसको औजार या मशीन बना लेते हैं तभी वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, कोयला, तेल, पानी, ज़मीन, ज्ञान, तकनीक, ये सभी जब तक मानव उपयोग के लायक नहीं बनते, किसके लायक नहीं बनते, मानव उपयोग के लायक नहीं बनते, तब तक वे सिर्फ प्राकृतिक तत्व है। अगर इसका उपयोग जब करने लगेंगे तभी ये क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। निष्कर्ष, मनुष्य की आवश्यकताएं, ज्ञान, तकनीक और प्रयास किसी वस्तु को संसाधन में बदलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। निष्कर्ष में क्या कहते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की क्या है, आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और साधन सीमित होते हैं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं ज्ञान, प्रतीक और प्रयास किसी वस्तु को संसाधन में बदलते हैं। मनुष्य में जो ज्ञान है, जो उसमें कौशल अर्थात तकनीक है और जो उनके द्वारा प्रयास किया जाता है, वही किसी वस्तु को संसाधन में बदलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। अगला हम देखते हैं, संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि पहला, सीमितता। अधिकांश संसाधन सीमित मात्रा में है, अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो ये समाप्त हो सकते हैं। संसाधन सीमित है, दोबारा उसको बना नहीं सकते, इसलिए इनका अगर दुरुपयोग होता है, अगर अनावश्यक खर्च किया जाता है, वेस्ट किया जाता है, तो ये समाप्त हो सकते हैं। दूसरा, भविष्य की पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों की आवश्यकता होगी। तीसरा, पर्यावरण संतुलन, असंतुलित उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है। चौथा नंबर है समान वितरण, सभी लोगों और क्षेत्रों में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण जरूरी है। पांचवा, स्थायी विकास, ताकि विकास हो लेकिन संसाधनों का संतुलन बना रहे। अगला है, जल संसाधन पर कौन कौन से संसाधन निर्भर है। जल संसाधन पर कौन कौन से संसाधन निर्भर है। जल संसाधन पर निम्नलिखित संसाधन निर्भर होते हैं। पहला, कृषि संसाधन, सिंचाई के लिए जल आवश्यक है। किसके लिए, सिंचाई के लिए जल आवश्यक है। वनस्पति एवं वन, वृक्षों एवं पौधों की वृद्धि के लिए जल जरूरी है। वृक्षों एवं पौधों की वृद्धि के लिए जल जरूरी है। तीसरा, जनसंख्या, मानव संसाधन, पीने, सफाई, उद्योग आदि के लिए जल आवश्यक है। चौथा, पशु संसाधन, पशुओं के जीवन हेतु जल अनिवार्य है। उद्योग, बहुत से उद्योगों में जल कच्चे माल की तरह या शीतलन हेतु उपयोग होता है। छठवां, ऊर्जा संकट, जल विद्युत उत्पादन के लिए जल जरूरी है। सातवां, जैव विविधता, सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल पर निर्भर हैं। 9वीं
नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। तो आधार है पहले नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय। परिभाषा, जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं बनते, ये अनवीकरणीय संसाधन है। उदाहरण नवीकरणीय संसाधन में सूर्य की रोशनी, वायु, जल, वन, पशु। और अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातु, धातुएं। पुनः उपयोग, समय के साथ फिर से उपयोग में लाए जा सकते हैं नवीकरणीय को, और अनवीकरणीय को एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक पुनर्भरण नवीकरणीय स्वाभाविक रूप से होता रहता है, अनवीकरणीय लाखों वर्षों में बनते हैं, पुनर्भरण नहीं होता। विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं? उत्तर, विकास को मापने के प्रमुख संकेतक निम्नलिखित है। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता दर, तीसरा जीवन प्रत्याशा, चौथा शिशु मृत्यु दर, पांचवा स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, मानव विकास सूचकांक HDI। भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकों में लगभग बराबर होना क्या दर्शाता है? उत्तर, यह दर्शाता है कि केवल आय का अधिक होना ही विकास का संकेतक नहीं है। केवल आय का अधिक होना ही, इनकम अगर अधिक है तो ये विकास का संकेतक नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए? भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता जैसे सामाजिक सूचक नेपाल के बराबर होने से यह पता चलता है कि आय का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचता। यह आय वितरण में असमानता और सामाजिक विकास में पिछड़ापन को दर्शाता है। भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है? उत्तर, भारत को विकसित बनाने के उपाय, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाना जरूरी है, पहुंचना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास आवश्यक है। पहला, शिक्षा का सुधार, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। तीसरा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। चौथा, रोजगार के अवसर, कुशल युवाओं के लिए नौकरी और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं। पांचवा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए। छठवां, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। सातवां, समानता और समावेशिता, समाज के वंचित वर्गों को बराबरी का अवसर दिया जाए। आपके क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं में क्या संभावनाएं दिखती है? क्या कोई विरोधाभास दिखाई देता है? संक्षिप्त में समझाइए। तो संभावनाएं हैं सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार। दूसरा, युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाएं और रोजगार के अवसर। स्कूलों और अस्पतालों की अवस्थापना में विकास। विरोधाभास, कुछ परियोजनाएं केवल कागजों पर सीमित रह जाती है। विकास से कुछ समूह लाभान्वित होते हैं, जबकि गरीब और आदिवासी वर्ग पीछे छूट जाते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विकास कार्य जैसे जंगल की कटाई। अलग अलग समूह के कुल उपभोग व्यय से हमें क्या पता चलता है? क्या यह महत्वपूर्ण संकेतक है? हाँ, यह एक महत्वपूर्ण संकेतक। इससे समाज के विभिन्न वर्गों की जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति और उपभोग की आदतों का पता चलता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आय का वितरण समान है या असमान। यह नीति निर्माण योजनाओं की सफलता और
गरीबी के स्तर को मापने में सहायक होता है। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या उपाय होने चाहिए? उत्तर, पहला, स्कूलों में बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण हो। दूसरा, मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं हों। तीसरा, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव को रोकना। चौथा, प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की नियुक्ति। प्रौढ़ महिलाओं के लिए विशेष साक्षरता केंद्र। तालिका 17.3 में हम मान कर चल रहे हैं कि इस दौरान वस्तु और सेवा के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। चर्चा करें। यह मान लेना कि कीमतें नहीं बढ़ी वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। यदि मूल्य बढ़ गए हों लेकिन आय उतनी नहीं बढ़ी हो तो जीवन स्तर गिर जाएगा। क्या हो गया? प्राइस जो है बढ़ गया लेकिन आय उतनी नहीं बढ़ी, मतलब जो इनकम है उसमें उतनी वृद्धि नहीं हुई, मतलब बहुत कम वृद्धि हुई, तो जीवन स्तर गिर जाएगा। तीसरा, इसलिए मूल्य वृद्धि, महंगाई को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी वास्तविक विकास का सही आकलन किया जा सकता है। औसत आय से आय की वितरण की असमानताएं छिप जाती है। समझाइए। औसत आय का अर्थ होता है कुल आय भागित कुल व्यक्ति। मान लो 100 आय है और कुल व्यक्ति 10 है, उदाहरण के लिए है, तो 10 का भाग देंगे तो 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, बराबर आ गया 10। तो कितना हो गया? औसत आय 10 हो गया। यदि एक व्यक्ति की आय बहुत अधिक है और बाकी की बहुत कम, तब भी औसत अधिक दिखेगी। यह छिपा लेती है कि अधिकांश लोग गरीब हैं और केवल कुछ ही अमीर है, इसलिए औसत आय से असमानता का वास्तविक चित्र सामने नहीं आता। ऐसे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होता है। तो उत्तर, सड़क, पुल, परिवहन व्यवस्था, शिक्षा, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छता और जल आपूर्ति प्रणाली, बिजली और टेलीफोन नेटवर्क। इन सेवाओं को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना महंगा और कठिन होता है। इस पाठ में दिए गए संकेतकों के अतिरिक्त विकास के लिए और क्या संकेतक हो सकते हैं? लैंगिक समानता, उत्तर है पहला, लैंगिक समानता। दूसरा, हरित क्षेत्र का प्रतिशत, इन्वायरमेंटल इंडेक्स, डिजिटल साक्षरता दर, नौकरी स्थायित्व, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, खाद्य सुरक्षा। निम्नलिखित विचारों पर चर्चा करें। पहला, शिशु मृत्यु दर, जितनी अधिक उतनी अधिक स्वास्थ्य सेवाओं खराब स्थिति है। अगर शिशु मृत्यु दर मान लो अधिक है तो उतनी ही अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति है, ये समझना है। दूसरा, बीमारी पर खर्च, यह दर्शाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कमज़ोर है। तीसरा, स्वच्छ जल, यदि परिवारों को स्वच्छ जल नहीं मिलता तो यह स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। 6 माह से कम रोजगार, यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में लोग अस्थायी या मौसमी रोजगार पर निर्भर हैं। यदि आपको अपने स्कूल के विकास के लिए संकेतक बनाने हो परीक्षा फल का अतिरिक्त, तो आप क्या क्या रखना चाहेंगे? उत्तर, छात्रों की उपस्थिति दर। दूसरा, छात्र शिक्षक अनुपात। तीसरा, स्कूल में पुस्तकालय और प्रयोगशाला की स्थिति। चौथा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी, साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था। डिजिटल उपकरण की उपलब्धता, विद्यार्थियों और अभिभावकों की संतुष्टि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दोनों पक्षों के दो प्रमुख देशों के नाम बताइए। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और फ्रांस। मध्य शक्तियाँ, सेंट्रल पावर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला क्यों किया और सर्बिया की मदद के लिए कौन आया? कारण, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया के राष्ट्रवादियों द्वारा की गई थी। मदद, सर्बिया की सहायता के लिए रूस आया। जर्मनी ने बेल्जियम पर क्यों हमला किया? जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के रास्ते से गुजरना चाहा, जबकि बेल्जियम तटस्थ था, इसलिए जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला
किया। फ्रांस को जर्मनी से क्या शिकायत थी? 1871 में फ्रैंको प्रशियन युद्ध के बाद जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस और लोरेन प्रांत छीन लिए थे। फ्रांस उन्हें वापस करना चाहता था। जर्मनी की नौसेना ताकत से ब्रिटेन को क्या खतरा था? उत्तर, ब्रिटेन को डर था कि जर्मनी की बढ़ती नौसेना शक्ति से उसकी समुद्री बादशाहत और उपनिवेशों की सुरक्षा खतरा है। गुप्त संधि क्या है? उत्तर, गुप्त संधि वह होती है जो दो या अधिक देशों के बीच गुप्त रूप से की जाती है ताकि दूसरे देश को उसकी जानकारी न हो। इससे आपसी अविश्वास और युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? उत्तर, पहला, जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाज़ों पर हमला, विशेषकर लुसिटानिया जहाज़ को डुबोना। दूसरा, जर्मनी द्वारा मैक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाना, जिमरमैन टेलीग्राम। इससे अमेरिका 1917 में युद्ध में शामिल हुआ। सैन्यवाद का लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, युद्ध को महिमा मंडित किया जाता है। दूसरा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया में युद्ध की भावना भरी जाती है। समाज में हिंसा, आक्रोश और आक्रमण की भावना बढ़ती है। मानवता, सह-अस्तित्व और शांति के विचार दब जाते हैं। औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या संबंध आप देखते हैं? उत्तर, हथियारों का उत्पादन, मशीनों और कारखानों से बड़े पैमाने पर हथियार बनने लगे। युद्ध सामग्री की आपूर्ति, उद्योगों ने सैनिकों के लिए भोजन, कपड़े, गोला बारूद आदि उपलब्ध कराया। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक राष्ट्र कच्चा माल और बाजार पाने के लिए औपनिवेशिक होड़ में लगे। बड़े पैमाने पर नरसंहार, औद्योगिक तकनीकों ने युद्ध को अधिक विनाशकारी बना दिया। सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? उत्तर, पहला, बेहतर चिकित्सा सुविधा। दूसरा, समय पर भोजन और वस्त्र। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल। चौथा, नियमित अवकाश और परिवार संपर्क। युद्ध के बाद पुनर्वास योजनाएं। युद्ध का कारखानों के मालिकों और मजदूरों पर क्या असर पड़ा? उत्तर, मालिकों पर युद्ध सामग्री के बड़े ऑर्डर से लाभ बढ़ा, सरकारी अनुबंध मिले। मजदूरों पर अत्यधिक श्रम, कम वेतन और काम का दबाव। दूसरा, पुरुषों के युद्ध में जाने पर महिलाओं को कारखानों में काम करना पड़ा। चित्र 11 में जो महिलाएं दिख रही हैं, युद्ध के दौर में उनके जीवन के बारे में लिखें। पुरुषों के युद्ध में चले जाने पर महिलाओं ने कारखानों, अस्पतालों और कार्यालयों में काम संभाला। कई महिलाएं नर्स बनी, सैनिकों की सेवा की। यह समय महिलाओं की स्वतंत्रता, अधिकार और समानता के लिए संघर्ष की नींव बना। युद्ध के बाद महिलाओं को फिर से घर लौटने को कहा गया, जिससे संघर्ष और आंदोलन शुरू हुआ। सातवां, युद्ध के अंत तक आते आते विभिन्न देशों में क्रांतियां क्यों हुई? उत्तर, अत्यधिक युद्ध खर्च और जनहानि से जनता में असंतोष, भोजन, वस्त्र, रोजगार की कमी, सैनिकों का मनोबल टूटना, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि में क्रांतियाँ और सरकारों का पतन। रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 बिंदुओं में समानता और अंतर क्या थे? समानताएं, दोनों ने शांति स्थापना और युद्ध के अंत की बात की। दूसरा, साम्राज्यवाद और गुप्त संधियों का विरोध किया। अंतर, रूसी घोषणा साम्यवाद आधारित थी, जबकि विल्सन के बिंदु लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थे। विल्सन ने राष्ट्र संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। वर्साय संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। भारी युद्ध हर्जाना भरना पड़ा। सेना और हथियार सीमित कर दिए गए। अल्सेस, लोरेन और अन्य क्षेत्र छीन लिए गए। इससे जर्मनी में असंतोष और बदले की भावना पनपी, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। शास्त्र खंड से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? यह वह मूल्य है जो सरकार किसानों से अनाज खरीदते समय निश्चित करती है। इससे किसान को फसल का उचित मूल्य मिलता है, नुकसान से बचाव होता है। दूसरा, बफर स्टॉक, सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को सरकारी गोदामों में संग्रहित किया जाता है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। इसका उपयोग आपात स्थिति और खाद्य सुरक्षा योजनाओं में किया जाता है।
उचित मूल्य की दुकान, तीसरा उचित मूल्य की दुकान। इन्हें राशन दुकानें भी कहा जाता है, जहां गरीब और पात्र लोगों को अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल आदि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। चौथा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता। यह एक संकेतक है जो दर्शाता है कि औसतन हर व्यक्ति को प्रतिदिन कितना अनाज उपलब्ध है। यह खाद्य सुरक्षा की स्थिति को दर्शाने का एक प्रमुख मापदंड है। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य बताइए। सभी नागरिकों को पर्याप्त, सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। दूसरा, भूख और कुपोषण से बचाव करना। तीसरा, संकट या आपदा के समय भी खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना। कौन कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक प्रभावित हो सकते हैं? उत्तर, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। दूसरा, भूमिहीन मजदूर, प्रवासी कामगार। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसान। तो कुपोषित महिलाएं और बच्चे, आपदा प्रभावित और संघर्षग्रस्त क्षेत्र के लोग। क्या हड़ताल, बाजार बंदी, कर्फ्यू आदि जैसे अल्पकालीन आपदाओं से दैनिक मजदूर प्रभावित हो सकते हैं? उत्तर, हाँ। ऐसे हालात में दैनिक मजदूरों की आय रुक जाती है, जिससे वे खाद्यान्न नहीं खरीद पाते और उन्हें भूख व संकट का सामना करना पड़ता है। 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, पहला, हरित क्रांति की शुरुआत। दूसरा, उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग। तीसरा, सिंचाई सुविधाओं में सुधार। चौथा, कृषि यंत्रीकरण और सरकारी सहयोग। जब कोई दीर्घकालीन आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, उत्पादन में भारी गिरावट आती है। दूसरा, कीमतें बढ़ जाती है। तीसरा, भंडारण और वितरण प्रणाली प्रभावित होती है। चौथा, गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? किन्हीं 3 योजनाओं को समझाइए। उत्तर, पहला, जन वितरण प्रणाली PDS, गरीबों को सस्ते में राशन उपलब्ध कराना। दूसरा, मिड डे मील योजना, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन देना। तीसरा, अन्नपूर्णा योजना, 65 वर्ष से ऊपर के गरीब बुजुर्गों को मुफ्त अनाज देना। PDS के संचालन के लिए FCI कैसे मदद करता है? उत्तर, भारतीय खाद्य निगम FCI फसलों की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण करता है ताकि राशन दुकानों को समय पर अनाज की आपूर्ति हो सके। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? उत्तर, आपात स्थिति में भोजन की कमी से निपटने के लिए। दूसरा, कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए। तीसरा, जन वितरण प्रणाली के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। दीर्घकालीन भूख से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, कुपोषण और कमजोरी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है, कई बार मृत्यु भी हो सकती है। 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल से कौन कौन से लोग अधिक प्रभावित हुए और क्यों? उत्तर, गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर और निम्न वर्ग। इनके पास खरीदने की क्षमता नहीं थी और सरकारी सहायता बहुत सीमित थी। युद्ध और सूखे के कारण आपूर्ति टूट गई, जिससे भूखमरी फैली। क्या अदृश्य भूख देश के विकास में बाधक है? हाँ। अदृश्य भूख, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से मानव संसाधन कमजोर बनता है। इससे कार्य क्षमता, शिक्षा और उत्पादकता प्रभावित होती है, जो राष्ट्रीय विकास में बाधा बनती है। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम क्या क्या है? विस्तार पूर्वक चर्चा करें। उत्तर, पहला, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन और भंडारण। दूसरा, पहुंच, सभी वर्गों तक खाद्य सामग्री की पहुंच। तीसरा, समुचित उपयोग, संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन, उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा। चौथा, स्थायित्व, आपदा, युद्ध और महामारी में भी खाद्य आपूर्ति बनी रहे। संतुलित आहार क्या है? हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता क्यों? उत्तर, संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी उचित मात्रा में हो। इसकी आवश्यकता शरीर के विकास, ऊर्जा और मरम्मत के लिए
रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। विकास की समझ अध्याय के तालिका क्रमांक 17.5 को देखकर यह बताने का प्रयास कीजिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई तथा कम वजन होने का क्या संभावित कारण हो सकते हैं। उत्तर: पहला, गरीबी और भोजन की कमी। दूसरा, मां का कम पोषण स्तर। तीसरा, बच्चों को समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलना। चौथा, शुद्ध जल और गंदगी से होने वाले रोग। पाँचों, मां की अशिक्षा और देखभाल का अभाव।